गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सेकंड पार्ट में। नाउ लास्ट टाइम इंट्रोडक्टरी में मैंने बताया था 14 जुलाई 1789 में जब राजा ने अपनी फ़ौज को पेरिस सिटी में घुसने की इजाज़त दे दी थी। उस समय एक ह्यूमर घूम रहा था पेरिस सिटी में कि राजा ने फ़ौज से कहा है कि वो सिविलियंस को मार दें। इसी तरह से सिविलियंस एक टाउन हॉल के आगे इकट्ठे हुए और उन्होंने राजा के खिलाफ विरोध करने का फैसला लिया। नाउ इन ऑर्डर टू राजा के खिलाफ विरोध करने के लिए उनको चाहिए थे वेपन्स। नाउ ये वेपन्स हासिल करने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला किया। जब उनको गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे नहीं वेपन्स मिले तो ये ईस्टर्न दिशा की तरफ मुड़े और वहाँ पे वो बास्टाइल फोर्ट पर हमला करके वहाँ के कमांडर को मार के वहाँ के प्रिजनर्स को रिलीज़ करके वहाँ से वेपन उन्होंने हथिया लिए। नाउ वो उस बास्टाइल फोर्ट से इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने वो बास्टाइल फोर्ट ढहा दिया, यानी कि इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, यानी इसको डिस्ट्रॉयड कर दिया। और ये जो इंसिडेंट जो उस दिन हुआ था, यानी कि 14 जुलाई 1789 को जो इंसिडेंट हुआ था वो फ्रांस में और बाकी कंट्री साइड में अदर इंसिडेंट्स का, यानी कि दंगे फसाद का कारण बना। जब इतिहासकारों ने इन सब इंसिडेंट्स को देखा तो उनको ये लगा ये चेन ऑफ इवेंट है जिसकी वजह से फ्रांस के राजा को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अब उस समय वहाँ के लोगों का क्रोध का कारण कुछ नहीं था, वो सिर्फ इसलिए फ्रांस के राजा से क्रोधित थे, गुस्से में थे, एंग्री थे, क्योंकि फ्रांस के राजा ने उनकी जो रोज़ी रोटी होती है, यानी कि ब्रेड की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी ना। अब हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट सेंचुरी, यानी फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, यानी कि वो कारण जिसकी वजह से 14 जुलाई 1789 जैसे दिन में उस तरीके का हादसा हुआ ना। यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है 1774 जब लुईस 16 जो मेलबर्न फैमिली से बिलोंग करता था उसको राजगद्दी पे विरासत किया गया फ्रांस की। उस समय जो राजा था उनकी उम्र ज़्यादा नहीं 20 साल की थी और उसी 20 साल की उम्र में उनकी शादी ऑस्ट्रियन की प्रिंसेस मारिया एंटोनेट से हो गई। पर जब उन्होंने सिंहासन हासिल किया, सिंहासन पे बिराजे, उनको तब पता चला कि उनकी जो ट्रेजरी थी, यानी कि उनका जो खजाना था वो खाली हो चुका और उसका कारण था लंबे समय से युद्ध। ना जब ये लंबे समय से युद्ध चल रहा था तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, यानी जो वित्तीय रिसोर्सेज थे फ्रांस की, वो धीरे धीरे ड्रेन होते गए, यानी कि धीरे धीरे खाली होते गए। अब उस ड्रेन होने के ऊपर और भी अदर कॉस्ट थे, और भी अदर वो चीज़ें थी, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट का एक्स्ट्रा खर्च था, ऊपर से पैलेस की देख रेख थी। इन सब के कारण जो उनका फाइनेंशियल रिसोर्स था फ्रांस का वो खाली हो गया धीरे धीरे। नाम जब लुईस 16 के अंतर्गत फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन, यानी कि फ्रांस के कॉमन एनिमी से इंडिपेंडेंस आज़ादी दिलाई। तो ये जो वार था, जो लुईस 16 ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद दिलाया था, इस युद्ध की वजह से, इस वॉर की वजह से फ्रांस के ऊपर पहले ही 1 मिलियन लेवरी का डेप्थ था। अब ये धीरे धीरे ये जो डेप्थ था वो 2 मिलियन लेवरीज में बढ़ गया। अब जो लेंडर्स थे, इट्स मीन जो क्रेडिटर्स थे, उन्होंने अब उस लोन पे 10% चार्ज करना शुरू कर दिया। अब फ्रांस की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो अब उस इंक्रीज परसेंटेज को पे करें। तो अब इन ऑर्डर टू अब उन चीज़ को पे करने के लिए, रेगुलर एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए फ्रांस की सरकार ने आम जनता पे टैक्स लगा दिया, बढ़ती टैक्स लगा दिया ना। ये जो टैक्स था ये डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए था और इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए था। पर ये जो मेजर लिया था, यानी इंक्रीज़ इन द टैक्स का जो मेजर लिया था, वो इतना सफिशिएंट नहीं था। क्यों नहीं सफिशिएंट था? क्योंकि उस समय जो फ्रांस की सोसाइटी थी,
18th सेंचुरी में जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, और जो थर्ड स्टेट था सिर्फ वही जिम्मेदार था टैक्स पे करने के लिए। एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 3 स्टेट्स को डिवाइड किया गया। जो पहला स्टेट था वो क्लर्गी का स्टेट था, जो दूसरा स्टेट था वो नोबिलिटी का स्टेट था, लेकिन जो तीसरा स्टेट था वो कॉमन पीपल्स थे। इन कॉमन पीपल्स में बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर, पेसेंट, आर्टिशियन, स्मॉल पेसेंट्स, लैंडलैंड्स, लेबर और सर्वेंट्स आते थे। अब और ये जो टैक्स था, ये जो टैक्स का भार था, ये किस पे पड़ा था? इन्हीं कॉमन पीपल पे पड़ा था। नाउ उस समय फ्रांस की सोसाइटी फ्यूडल सिस्टम को फॉलो करती थी, यानी कि जमींदारी सिस्टम को। द टर्म ओल्ड रेगिम is usually used to describe the society institution of France before 1789. 1789 के पहले फ्रांस की सोसाइटी ओल्ड रेगिम जैसे टर्म को डिस्क्राइब करती है। फ्रांस की सोसाइटी को ओल्ड रेगिम टर्म से डिस्क्राइब किया जा सकता है। नाउ जो फ्रांस सोसाइटी थी, जो सिस्टम था फ्रांस सोसाइटी में, वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड था। नाउ ये कैसे वेल ऑर्गेनाइज था? फ्रांस सोसाइटी की जो सिस्टम थी उसमें सिर्फ 90% जो पॉपुलेशन थी वो पेसेंट थी। उसके बाद हाउएवर ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, बट उस 90% में भी जो छोटा नंबर था पेसेंट्स का, वो लोग थे जिनका खुद का अपना लैंड था। उसके बाद जो 60% थे, जो 60% जो लैंड था वो नोबल्स के हाथ में था, चर्च के हाथ में था और बाकी रिच मेंबर्स के हाथ में था। और ये अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, चर्च एंड अदर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे, नोबल्स, चर्च वाले, उनके पास वो 60% लैंड था। नाउ तो जो मेंबर थे फर्स्ट टू स्टेट्स के जो मेंबर्स थे, जो कि क्लर्गी और नोबिलिटी थे, वो प्रिविलेज, जन्म से ही वो एक प्रिविलेज एंजॉय करते थे। मोस्ट ऑफ ये लोग थे, उनको टैक्स देने से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, यानी कि उनको टैक्स पे करने से हटा दिया गया था कि वो टैक्स नहीं पे करे। एग्जेम्पशन मतलब एग्जेम्प्ट, हटा देना, टैक्स नहीं पे करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे जो नोबल्स थे वो फ्यूडल प्रिविलेज भी इंजॉय करते थे ना। अगेन मैं आपको फ्यूडल समझा रही हूँ। फ्यूडल ज़मींदारी सिस्टम को कहा जाता है। यहाँ पे ज़मींदार सर्वेंट्स को ज़मीन देते हैं और उनको अपनी ज़मीन में काम करवाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ज़मींदारी सिस्टम। नाउ दीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पेसेंट्स। अब नाउ नोबल्स फ्यूडल सिस्टम फ्यूडल प्रिविलेज एंजॉय कर रहे थे ना। इसमें क्या होता था? फ्यूडल ड्यू। ऐसा क्या होता था? ज़मींदार पेसेंट्स को अपनी ज़मीन पे खेती करने की इजाज़त देते थे और फिर उस खेती से वो फ्यूडल ड्यू एक्सट्रैक्ट करते थे, यानी उनसे लेते थे। जो पेसेंट्स थे वो अपनी सर्विस अपने लॉर्ड को देने के लिए मजबूर थे। क्यों? लॉर्ड को, चाहे जो पेसेंट्स थे वो अपनी सर्विस अपने मालिक को दें, ज़िम्मेदार थे अपनी सर्विस मालिक को देने के लिए, अपने घर को देने के लिए, फील्ड को देने के लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए, आर्मी में सर्व करने के लिए और रोड बिल्डिंग्स बनाने के लिए। नोबल ही नहीं, जो चर्च था वो भी अपने हिस्से का शेयर पेसेंट से लेता था। अब ना जो अपने चर्च क्यों लेता था? क्योंकि चर्च के पास भी ज़मीन होती थी। अब उस ज़मीन पे भी पेसेंट्स खेती करते थे ना। जो चर्च अपने हिस्से का जो शेयर लेता था उसको टाइट्स बोलते थे। और फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टू द स्टेट। और इस तरीके से जो सारे थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था। उनको नोबल्स को भी टैक्स पे करना पड़ता था, उनको चर्च को, क्लर्गी सिस्टम को भी टैक्स पे करना पड़ता था, उनको किंग को भी टैक्स पे करना पड़ता था। नाउ दीज इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स। इसमें एक डायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड किया जाता था, जिसे बोलते टाले, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वर लेविड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टोबैको।
और इनडायरेक्ट टैक्स जिसको टाली कहते, उसके अलावा उन्हें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करने पड़ते थे, जो कि डेली इस्तेमाल के आइटमों पे लगाए जाते थे. नाउ द बर्डन ऑफ फाइनेंस एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट ओनली. जो टैक्स था, जो बोझ था फाइनेंशियल एक्टिविटी का, स्टेट्स का, वो कौन अपने ऊपर ढो रहा था? वो थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स ही अकेले ढो रहे थे. किसके ज़रिए? वो उस बर्डन, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी का जो बर्डन था, वो टैक्स के भारी मात्रा में टैक्स पे करके ढो रहे थे. नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू टीच. इन नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे कैसे स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए. तो इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट और एंड हिट ऑन बेल आइकॉन. सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास.